नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह नवा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है संसद, जिसमें लोकसभा एवं राज्यसभा आती है। उसके अलावा संसद की प्रमुख समितियां, इन दो टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियो मिस किए हैं तो उन्हें जरूर देखिए, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की हुई है। तो ये शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ, सबसे प्रथम बार राज्यसभा का गठन कब हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं 28 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952 या फिर 19 मार्च 1952। चौथा ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952। आपको बताना है कि इनमें से कब राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, जो भी राज्यसभा के सांसद होते हैं, उनका जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है वो हमने इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ। वहाँ पर इससे रिलेटेड कई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर बताए गए हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लोकसभा की पहली बैठक कब हुई। क्वेश्चन है जो पहली लोकसभा थी, जो पहले आम चुनाव हुए और उसके द्वारा जो पहली लोकसभा का गठन हुआ, उसकी पहली बैठक कब हुई। तो इसकी जो पहली बैठक हुई वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952 या फिर 16 अगस्त 1952। इनमें से कब लोकसभा की पहली बैठक हुई। इसका जो आंसर है वो है 13 मई 1952। जो लोकसभा की पहली बैठक हुई वो 13 मई 1952 को संपन्न हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई। जैसे कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ, इसकी पहली बैठक कब आहूत की गई। तो राज्यसभा की जो पहली बैठक बुलाई गई वो आपको बताना है। इसके जो ऑप्शन हैं वो ये हैं 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952, 13 मई 1952 या फिर 29 मई 1952। इनमें से कब राज्यसभा की पहली बैठक हुई। हमारे क्वेश्चन बताने के साथ साथ आप खुद को भी यहाँ पर जज कर सकते हैं। हमारे आंसर बताने से पहले आप इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन गेस कर सकते हैं, और जब हम उसका आंसर बताएं तो आप अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि आप का जो नॉलेज है वो किस दिशा में जा रहा है और अभी आपने कितना गेन किया है और कितना गेन करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 13 मई 1952। राज्यसभा की भी पहली बैठक 13 मई 1952 को ही आहूत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा का जो पहला समूह था उसकी सेवानिवृत्ति कब हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या पर्टिकुलर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है और ये कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं की जाती है। मीन्स इसके सभी सदस्यों को एक साथ नहीं हटाया जा सकता है, ना ही ये जो राज्यसभा है ये भंग होती है। हालांकि होता क्या है कि इसके सदस्य 2 सालों के अंतराल में, प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले राज्यसभा से संबंधित है, जब राज्यसभा का गठन हुआ। तो राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई। आपके जो ऑप्शन हैं 27 मार्च 1959, 14 अक्टूबर
1954, 2 अप्रैल 1954 या फिर 9 जून 1955। इनमें से कब राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 अप्रैल 1954। 2 अप्रैल 1954 को राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति हुई, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर एक तरह सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है। इस प्रकार से जब 3 अप्रैल को इसकी गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को, तो 2 अप्रैल 1954 को इसके पहले समूह की सेवानिवृत्ति भी हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा अपनी सामान्य अवधि से कितने दिन पहले ही भंग कर दी गई? जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था वो अपनी सामान्य अवधि जैसे कि 5 वर्ष होती है, तो उस अवधि से कितने दिन पहले ही उसको भंग कर दिया गया था। हालांकि ये पहली लोकसभा से संबंधित है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बाद में भी कई बार उसको समय से पूर्व भंग किया गया है, लेकिन इसको समय से पूर्व भंग करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चूंकि यह पहली लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो पहली लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि से कितने दिन पहले भंग कर दिया गया, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है वो है 38 दिन, 40 दिन, 44 दिन या फिर 97 दिन। कितने दिनों पहले ही उसको भंग कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 38 दिन। पहली लोकसभा को उसकी अवधि कंप्लीट होने, समाप्त होने से 38 दिन पहले ही भंग कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा? जो भी दल बदल से संबंधित प्रश्न या विवाद हैं, दल बदल से संबंधित क्या है कि जैसे भी कोई प्रत्याशी किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से संबंधित है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न या विवाद उत्पन्न होते हैं तो उन पर अंतिम निर्णय किसका होगा? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, सदन के अध्यक्ष, सदन का कोई सक्षम समिति जो कि इस कार्य के लिए सक्षम हो। हालांकि सदन में कई समितियां होती हैं, संसद देश में कई समितियां होती हैं और उनका उल्लेख भी अभी हम आगे करेंगे। तो सदन की कोई सक्षम समिति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन दल बदल से संबंधित प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सदन के अध्यक्ष। जिस सदन से संबंधित वो प्रत्याशी या वो कैंडिडेट होगा या वो सदस्य होगा, तो उस सदन के जो अध्यक्ष होंगे वो दल बदल से संबंधित प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को ऐसे कौन से अधिकार हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को ऐसे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो कि लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। आपके ऑप्शन हैं, पहला, ऐसा कार्य जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो पहला कार्य है राज्य सूची के ऐसे विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना। ये किसका कार्य हो सकता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राज्यसभा के पास ये अधिकार होगा जो कि लोकसभा के पास नहीं है। या फिर अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। इसके अलावा जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है, क्या ये दोनों अधिकार राज्यसभा को प्राप्त हैं या फिर इनमें से कोई भी अधिकार राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपर्युक्त दोनों। मीन्स ये जो दोनों विषय हैं इन पर राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है और इस पर लोकसभा को अधिकार प्राप्त नहीं है। ये कौन कौन से विषय हैं? तो ऐसे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले वो विषय जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, वो अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है, और ऐसा अधिकार लोकसभा के पास नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा अधिकार राज्यसभा को मिला हुआ है वो है अखिल भारतीय सेवा। जो भी अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने हैं उनका जो अधिकार संघ सरकार को देना है वो कार्य राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं प्राप्त है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं।
कि कौन कौन से जो अधिकार हैं वो राज्यसभा को प्राप्त हैं लेकिन लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के ऐसे कौन से सदस्य हैं जिनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? ऑप्शन है विरोधी दलों के सांसद को, मंत्री के अतिरिक्त अन्य सांसद को, या फिर कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसदों को, या फिर निर्दलीय सांसदों को। इन चारों पॉइंट में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के अंतर्गत आने वाले सांसदों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, मंत्री एक शब्द आया, मंत्री के अतिरिक्त अन्य सांसद, दूसरा आया कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जो केंद्र होता है या राज्य होता है वहाँ पर कई तरह के मंत्री होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, कोई राज्य मंत्री होते हैं। तो इस तरीके के मंत्री कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से 2 पॉइंट दिए गए हैं कि मंत्री के अतिरिक्त, मंत्री में सभी प्रकार के मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, या फिर स्वतंत्र प्रभार के कोई अतिरिक्त मंत्री हो। लेकिन जहाँ बात कैबिनेट मंत्री की होगी वहाँ पर जो प्रधानमंत्री और उसका प्रमुख मंत्रिमंडल होता है उसके सदस्य आते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके सीधे आंसर की, जो कि है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सांसद। मीन्स सभी प्रकार के मंत्री के अतिरिक्त जो भी सांसद शेष रह जाते हैं वो संसद के गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। एक बार फिर से, संसद के गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं? मंत्री के अतिरिक्त जो भी सांसद बचते हैं वो सभी संसद के गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? इसके जो ऑप्शन है वो हैं मंजीत वालिया, के गीता, नजमा हेपतुल्ला, या फिर वीएस रमा देवी। इनमें से कौन राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है वीएस रमा देवी। ये जो थी ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे? आपको ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे। आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, या फिर राजीव गांधी। तो निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे? इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थीं। जो प्रधानमंत्री होता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति जो भी दल होते हैं, दलों में जो सबसे अधिक जिसके पास सदस्य होते हैं, तो उस सदस्य या सबसे बड़े दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अधिकांशतः क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होते हैं वो आम चुनाव में भाग लेते हैं और लोकसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई निश्चित प्रावधान भी नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो। तो इस प्रकार का जो पहली घटना घटित हुई थी वो इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, और इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाली पहली प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में जो भी संविधान संशोधन से रिलेटेड कार्यवाही हैं उनसे रिलेटेड इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है राज्यसभा के अधिकार लोकसभा से अधिक हैं, या फिर लोकसभा के अधिकार राज्यसभा से अधिक हैं, या फिर दोनों के अधिकार समान हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। सीधा सीधा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि क्या संविधान संशोधन के संदर्भ में जो
संसद के दोनों सदन हैं उनमें से क्या एक दूसरे को अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों के अधिकार समान हैं। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसमें संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। और संविधान संशोधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हम इसके पहले के वीडियो में शेयर कर चुके हैं। अगर वहाँ आपको इन क्वेश्चनों की आवश्यकता है तो आप हमारे इसके पिछले वीडियो में जा कर के उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समितियों से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है समिति से रिलेटेड कि निम्न में से किस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? पहला ही क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि किस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है सरकारी उपक्रम समिति, या फिर लोकलेखा समिति, या फिर नियम समिति, या फिर सरकारी और लोकलेखा समिति। तो आपको उन समिति का नाम बताना है जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है का एवं खा, मीन्स जो सरकारी उपक्रम समिति और लोकलेखा समिति होती, इन दोनों समितियों में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य, टोटल 22 सदस्य शामिल किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? जो समिति बनाई जाती है, संसद में समितियां बनाई जाती हैं, तो ऐसी कौन सी समिति है जिसका सदस्य मंत्री नहीं हो सकता? जैसा कि पिछले बताया कि लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य, तो उन जो 15 जो लोकसभा के 15 सदस्य हैं या राज्यसभा के 15 सदस्य हैं, तो उन सदस्यों में मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकती या उसमें मंत्री शामिल नहीं हो सकता है। तो आपको उस कमेटी का नाम बताना है। पहली कमेटी है प्राक्कलन समिति, दूसरी है सरकारी उपक्रम समिति, या फिर लोकलेखा समिति, या फिर इनमें से सभी समिति। आपको बताना है कि किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी, मीन्स इनमें से सभी कमेटियों में मंत्री को शामिल नहीं कर सकते हैं। सदस्य के रूप में मंत्री शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल का एक सांसद को नियुक्त किया जाता है? जैसा कि कुछ कमेटी ऐसी है जिसका जो अध्यक्ष होगा वो विरोधी दल का या विपक्ष का जो एक नेता होगा, विपक्ष का कोई सांसद होगा, उसकी नियुक्ति अध्यक्ष के रूप में की जाती है। तो आपको ऐसे समिति का नाम बताना है। समिति है प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोकलेखा समिति, या फिर नियम समिति। इनमें से कौन सी समिति पर अध्यक्ष पद पर विरोधी दल का सांसद नियुक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है प्राक्कलन समिति। जो प्राक्कलन समिति है इस पे जो इसका जो अध्यक्ष होगा, अगर हम इस पर्टिकुलर प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विरोधी दल के नेता होगा या विरोधी दल का कोई एक सांसद नियुक्त किया जाएगा। अब बात करते हैं प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है। प्राक्कलन समिति का जो कार्य होता है ये सरकार को वित्तीय नीति, जो भी सरकार की वित्तीय नीतियाँ होंगी उनके संबंध में सुझाव प्रस्तुत करता है। इस समिति के जो भी सदस्य होंगे या अध्यक्ष होंगे वो क्या करेंगे कि ये पूरी कमेटी सरकार को वित्तीय नीतियों से संबंधित सुझाव देने का कार्य करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस समिति की सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? यहाँ पर कुछ कमेटी के नाम दिए गए होंगे, आपको बताना है कि उनमें से किस समिति की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, और जो सदस्यों की संख्या देखनी है वो आपको सिर्फ इन्हीं कमेटियों के माध्यम से बताना है। इन चारों में से किस कमेटी में सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? पहली कमेटी है सरकारी उपक्रम समिति, दूसरी है लोकलेखा समिति, तीसरी है नियम समिति और प्राक्कलन समिति। इनमें से किसमें सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है, और प्राक्कलन समिति की अगर बात करें तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है।
प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगर नियम समिति की बात करें तो इसमें 15 सदस्य लोकसभा से शामिल किए जाते हैं। जो नियम समिति है इसमें 15 सदस्य लोकसभा से शामिल किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? आपको ऐसी समिति का नाम बताना है जिस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो आपकी जो कमेटियां हैं वो ये हैं, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या फिर नियम समिति। इनमें से किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? इसका जो सही आंसर है वो है नियम समिति। नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्न में से किसकी सिफारिश पर किया गया? पहले संसद में कोई भी कमेटी का वर्चस्व नहीं था, वहाँ पर कोई भी कमेटी शामिल नहीं थी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये कहना चाहता है किसकी सिफारिश पर संसदीय समिति बनाई गई या संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं हस्कर समिति, देवधर समिति या फिर संसद की नियम समिति या फिर संसद की ही सिफारिश पर ऐसा किया गया। तो किसकी सिफारिश पर समिति प्रणाली की शुरुआत की गई? इसका जो सही आंसर है वो है संसद की नियम समिति। संसद की नियम समिति की सिफारिश पर ही संसद में समिति प्रणाली का शुभारंभ हुआ और इसकी शुरुआत की गई। क्वेश्चन ये एग्जाम्स के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर हुई। इसकी जो शुरुआत हुई वो संसद की नियम समिति की सिफारिश पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? सीधा सा क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 124। किस में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक जो संसद में पेश किया हुआ, किसी भी सदन के द्वारा कोई भी विधेयक अगर पेश किया जाता है तो ये कौन बताएगा कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऐसा अधिकार किसको दिया गया है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर प्रधानमंत्री। किसको यह निर्णय लेने का अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो इसका सही आंसर है वो है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, वित्त मंत्री या फिर योजना आयोग या वर्तमान में इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। साथियों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल से अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अपडेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको
बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास ईजिली पहुंच सकेगी। फेसबुक पर जुड़ने के लिए लर्न इजी नाम का फेसबुक ग्रुप है, जिससे आप जुड़ करके हमारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।